everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we will discuss about organism and population. This is the 13th chapter of NCERT. तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने रेस्पॉन्स ऑफ ए बैटर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि रेगुलेटर्स था, कन्फर्मर था और सस्पेंडेड था, ठीक है, माइग्रेशन था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हम एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं चेंजेस इन मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। क्या है, जब भी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं विद हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस कॉल्ड एज एडेप्टेशन, ठीक है। क्या होता है, अगर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरल में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, कब, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, तो उसका न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अगर मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियर में अगर चेंजेस है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि एडेप्टेशन में क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कंगारू रैट लाइव इन नॉर्दर्न अमेरिकन डेजर्ट। जो कंगारू रैट होता है वो कहाँ पर रहता है, नॉर्दर्न अमेरिकन डेजर्ट में, ठीक है। is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. It has also ability to urine concentration increase, so mammals, so minimal volume of water removes, ठीक है। देखिए, जो उसमें फैट होता है रैट में, जो कंगारू रैट होता है, ठीक है, तो उसमें वो कहाँ पर रहता है, डेजर्ट में, ठीक है। अब डेजर्ट में रह रहा है तो उसे मतलब प्रॉपर उसे वाटर तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। अब अगर वाटर नहीं मिल पाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए उनका जो फैट होता है, मतलब उनकी जो बॉडी स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिक होती है, ठीक है। क्या होता है, थिक होती है, जिसमें कि वो अपना फैट को स्टोर करके रखते हैं। और जब उन्हें वाटर प्रॉपर नहीं मिलता है, वाटर की मतलब वाटर अपना वो बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपना जो यूरिन होता है उसका क्या करते थे, वो कंसेंट्रेशन उसकी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूरिन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि वाटर जो है बहुत ही कम लॉस होता है, ठीक है। उनकी बॉडी से वाटर जो है यूरिन के साथ कम लॉस हो पाता है। तो इसलिए ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टेशन का, ठीक है। क्या है, एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट हम जो हेडिंग है उसके नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसके बारे में देख लेते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में है। तो डेजर्ट प्लांट stomata arranged in a deep pit sunken to minimize water loss because stomata to remain closed in a daytime. This plant called camp plant. इसके बारे में देखते हैं। जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वो उसमें लीफ नहीं होती, ठीक है। क्या होता है, लीफ नहीं होती है, ओके। फिर उसमें क्या होता है, जो मतलब जो भी उनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा अगर डे टाइम में खुलेंगे तो क्या होगा, वाटर का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। इसलिए जो वाटर मतलब जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में नहीं खुलते हैं, ठीक है। क्या होता है, डे टाइम में नहीं खुलते हैं, मतलब डे टाइम में क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो अब जब स्टोमेटा जब क्लोज रहते हैं तो उनका वाटर जो है डे टाइम में कम लॉस होता है और रात में तो उनका मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वो स्टोमेटा जो होते हैं वो रात में ही खुलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इससे बहुत ही कम वाटर जो है लॉस हो पाता है, ठीक है, मतलब मिनिमाइज वाटर लॉस हो पाता है, ठीक है, ओके। तो इन जो ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कैंप प्लांट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैंप प्लांट्स, ओके। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैंप प्लांट्स में कौन से प्लांट आते हैं। तो आप ओपेंशिया का एग्जांपल इज बेस्ट फॉर डेजर्ट प्लांट के लिए, ठीक है। तो जो डेजर्ट प्लांट की अगर बात करेंगे तो ओपेंशिया इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। Some organisms are unfavorable condition when we have been any high altitude, रोहतांग, मोहाली, इडिशी, we experience altitude sickness, ठीक है। फिनोटाइपिक एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब में होते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कहाँ पर जा रहा है, अगर वो हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है, जैसे कि पहाड़ी एरिया में जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो वो है बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो अगर जब जितना ही वो ऊपर जाएगा उतना ऑक्सीजन की जो लेवल है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो रोहतांग और मोहाली जो है बहुत ही ऊंची एरिया है, ठीक है। तो वो क्या है,
इन्हें क्या बोला जाता है, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे फिर उसके बाद डिसीज हो जाएगी, तो इस पूरी डिसीज को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। अब इसका सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स में क्या क्या होता है। तो नोजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, ओके, मतलब जो आपके जो रेस्पिरेशन है उसमें प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है, नोजिया हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, ठीक है। अब हम नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि हमने नोट फॉर्म में दिया हुआ है। तो go for high altitude is directly proportional to partial pressure of oxygen, ठीक है। तो क्या होगा, जितना ही आप एल्टीट्यूड मतलब हाई एल्टीट्यूड में जाते रहेंगे, जितना ऊपर जाते रहेंगे, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ओके। फिर देखिए जो मतलब जो भी जो सिम्टम्स आते हैं जो कि मतलब डिसीज लाइक स्ट्रक्चर में, डिसीज लाइक में दिखाई देता है, तो क्या होता है, हेडेक हो जाता है एंड वॉमिटिंग भी होती है, ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, फीवर, वीकनेस एंड मेमोरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है, ये सारी चीजें मतलब होती हैं अगर एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिनोटिपिक एडेप्टेशन के बारे में, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अनदर कैरेक्टराइज ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, ठीक है। जो भी किसी भी कंट्री का जो भी सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, मतलब मेल कितने फीमेल कितने, तो इनका जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। इससे ही आप डिफाइन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का लेवल क्या है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब इसका रेट कैसे निकाल सकते हैं कि बर्थ एंड डेथ रेट इज कंट्री पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसमें आपकी बर्थ एंड डेथ रेट जो होता है उसको ही आप देखकर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे सेक्स रेशियो में क्या है, मेल का कितना है 40% है एंड फीमेल का कितना है 60% है, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा आपका जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो क्या आ जाएगा, पूरा 100%, ठीक है। तो क्या आएगा, 100% आपके बोथ में आ जाएगी, जिसमें कि मेल भी इंक्लूड हो गया और फीमेल भी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको जैसे एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप पूरी मतलब बर्थ रेट निकाल पाए, ठीक है, पॉपुलेशन का रेट निकाल पाए। जैसे कि इन पॉन्ड 20 लोटस प्लांट इन लास्ट ईयर, जैसे कि आपने एक पॉन्ड है, ठीक है, उसमें टोटल कितने प्लांट्स कितने लोटस हैं, ठीक है, 20 लोटस हैं, ठीक है। तो 20 लोटस हैं लास्ट ईयर में, और उसके उसके बाद जब आपने आफ्टर सम टाइम देखा तो 8 न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस, ठीक है। जो आपने लोटस प्लांट थे 8 और आ गए, ठीक है, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो आए, ठीक है, न्यू जनरेशन, तो वो कितने आए 8, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, मतलब 20 तो पहले थे और 8 बाद में आ गए, ठीक है। तो क्या हो गया, कितने 28, ठीक है। अब इसका हमें बर्थ रेट निकालना है, तो क्या होगा, कैलकुलेट बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, 8/20 कर देंगे, क्योंकि 8 जो है वो न्यू प्रोड्यूस हुए हैं और 20 जो है वो पिछले वाले हैं, ठीक है। तो 8/20 कर देंगे, देन आफ्टर इनका डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, आपका 0.4 आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब बर्थ रेट पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब जो भी पिछली वैल्यू होगी और जितने न्यू प्रोड्यूस हुए हैं तो न्यू अपॉन पिछली वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पिरामिड की, कि आप किसी भी कंट्री में एज पिरामिड कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एज पिरामिड बनाकर, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, जैसे कि पॉपुलेशन द एज पिरामिड शेप ग्रोथ स्टेटस ऑफ कंट्री। कंट्री में जो एज पिरामिड है किस तरीके का है, कि मतलब उसमें जो यंगेस्ट है उनकी वैल्यू ज्यादा है या फिर ओल्डेस्ट पर्सन है उनकी वैल्यू ज्यादा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंट्री में मतलब निकाल के उनका एज पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 टाइप ऑफ एज पिरामिड। फर्स्ट हो गया ग्रोथ एंड सेकंड हो गया स्टेबल एंड थर्ड क्या है, डिक्लाइन, ठीक है। ग्रोथ में आप एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं, तो एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन, ठीक है। 3 टाइप के एज पिरामिड आप बना सकते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कि जो एक्सपेंडिंग है या फिर स्टेबल है या फिर डिक्लाइन है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले हम एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो नीचे जहां से आप लेते हैं, ठीक है, मतलब जो बेस होता है, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव, जिसमें कि यंगेस्ट आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, यंगेस्ट पर्सन आते हैं,
ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव में। फिर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें तो वहां पर क्या आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव में क्या आते हैं, जैसे यंगेस्ट से जो छोटे होते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, जिनकी रिप्रोडक्शन की एज होती है, ठीक है, मतलब यंगेस्ट या फिर और थोड़ा सा 35 ईयर ओल्ड, ओके। इसमें क्या आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फिर हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करें तो वहां पर ओल्डेस्ट पर्सन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे न्यू जो बेबी लाइक है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव में जो कि यंगेस्ट है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आप किसको रखेंगे, ओल्डेस्ट पर्सन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है इन तीनों की, ठीक है। ओल्डेस्ट की अलग होगी, और यंगेस्ट की होगी अलग, और चिल्ड्रन की अलग होगी, ठीक है। तो उसमें देखते हैं एक्सपेंडिंग में आप किसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग में आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, फिर उससे कम किसकी है, रिप्रोडक्टिव की, ठीक है, फिर उससे कम किसकी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो मतलब जो आप एज पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग वाला तो कैसा होता है, ट्रायंगुलर बन जाता है। तो ट्रायंगुलर एज पिरामिड इसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो एज पिरामिड होता है इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, प्री रिप्रोडक्टिव की, ठीक है। किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, प्री रिप्रोडक्टिव की सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबल की, ठीक है, जहां पर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो जापान कंट्री जो है वो स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो एज पिरामिड होता है वो कैसा बन जाता है, बेल शेप्ड, ठीक है, कैसा बन जाता है, बेल शेप्ड, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, प्री और जो रिप्रोडक्टिव की जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की जो वैल्यू होती है बराबर हो जाती है, जैसे कि जितने चिल्ड्रन होंगे और जितने यंगेस्ट होंगे तो उनकी वैल्यू क्या है, बराबर है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू उन दोनों की, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं तो जो मतलब पॉपुलेशन का अगर लेवल निकालेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्लाइन की, ठीक है। डिक्लाइन में क्या होता है, तो डिक्लाइन का आप अगर एग्जांपल बताएंगे तो क्या होगा, सीरिया, ठीक है, सीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिक्लाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग में क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप रिप्रोडक्टिव की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। डिक्लाइनिंग में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव की वैल्यू अगर ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव की वैल्यू कम है तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा, पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होगा, कैसे, तो मतलब इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मतलब यंगेस्ट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, ठीक है, जिन्हें हम प्री रिप्रोडक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्टिव की वैल्यू ज्यादा है तो प्री रिप्रोडक्टिव की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से जो पॉपुलेशन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों पिरामिड को एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है, समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि किसी भी कंट्री में कितने पर्सन उस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, अगर किसी एरिया में हमें पर्सन को निकालना है तो उसमें पता करेंगे कि कितने पर्सन रह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते तो हाउ मेनी पर्सन आर प्रेजेंट इन एन एरिया दैट्स कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। तो इसको जो अगर हम मतलब इसको जो अगर फॉर्मूला आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज आप ये क्या हो गया, अलग अलग एरिया हो गया ना। तो इस तरीके से एरिया को आप डिफाइन करेंगे कि इसमें कितने पर्सन रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ देख लेते हैं क्या होता है, नॉट स्टैटिक, दे आर परमानेंट चेंजेस। इसमें मतलब ये जो है मतलब अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, और मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता रहता है, जैसे कि इंक्लूडेड फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड रिड्यूस वेदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ करनी है तो क्या होगा, आपको फूड अवेलेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब फूड की जो भी फूड प्रोडक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रेडेशन प्रेशर, जैसे एक दूसरे पे क्या होता है, कंपटीशन होता है ना, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेडेशन प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूस वेदर, वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप मतलब ये 3 चीजें हैं जिनसे आप पॉपुलेशन ग्रोथ में इफेक्ट होता है, ठीक है। आप पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं इनको यूज करके और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंजेस इन अ 4 बेसिक प्रोसेस। तो जो डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो 4 टाइप के हैबिटेट पे डिपेंड करती है। कितने हैबिटेट पे? 4 टाइप के हैबिटेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब वो 4 टाइप के जो हैबिटेट है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हैबिटेट है वो क्या है? पहला क्या है? नोटैलिटी, नेक्स्ट इमिग्रेशन, और फिर उसका थर्ड वाला क्या है? मोर्टैलिटी, एंड फोर्थ क्या है? एमिग्रेशन, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। नोटैलिटी मतलब जितना भी किसी भी कंट्री में बर्थ हो रहा है, ठीक है, किसी मतलब जितने भी चिल्ड्रन का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नोटैलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? नोटैलिटी, ठीक है। अगर हम मोर्टैलिटी की बात करें तो मोर्टैलिटी क्या होती है कि आपके जो रेट है डेथ का, डेथ रेट जो है उसे क्या बोलते हैं? मोर्टैलिटी, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री में मतलब डेथ रेट जो है उसे अगर डिफाइन कर पाते हैं तो क्या आएगा? ये मोर्टैलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब हम इमिग्रेशन की बात करेंगे। जैसे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो अपने एरिया को छोड़कर दूसरी एरिया में चला जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन, ओके। मतलब कि अपनी एरिया को छोड़कर वो दूसरी एरिया में जा रहा, मतलब वहां की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर रहा ना, क्योंकि जो जहां पर वो रह रहा था वहां पर उसकी पॉपुलेशन क्या है? डिक्रीज हो जाएगी जब वो अपनी एरिया छोड़कर दूसरी एरिया में चला जाएगा, ठीक है। तो जिस एरिया में गया वहां पर क्या हो गया? वहां पर उसकी पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से छोड़कर वो दूसरी एरिया में चला गया, ठीक है। अब हम एमिग्रेशन की बात करते हैं। तो एमिग्रेशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी पीपल है अपनी एरिया को छोड़कर हमारी एरिया में आ गया, ठीक है। क्या हो गया? अगर वो दूसरी एरिया को छोड़कर अपनी एरिया में आ रहा तो इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन, ओके। तो ये हमने डिफरेंस बताया, पर नोटैलिटी क्या होता है, मोर्टैलिटी क्या होता है, ठीक है, और इमिग्रेशन क्या होता है और एमिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको हमने पूरा डिस्कस किया, ओके। इमिग्रेशन क्या होता है? अगर कोई भी अपना वन पर्सन जो है अपनी एरिया छोड़कर आ रहा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। और अगर अपनी एरिया छोड़कर वो जा रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन, ठीक है। फिर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने बताया था कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी डिस्कस करने हैं, डिफाइन करने हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल को हम कैपिटल एन से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी को हम डी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को एन में नहीं रखा जा सकता, ओके। तो डेंसिटी को हमने डी से डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या कर दिया? एन से डिनोट कर दिया, एंड स्पेस जो जिस एरिया में वो रह रहे हैं, ठीक है, तो उस स्पेस को क्या बोलती है? एस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस, ठीक है। क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू एन अपॉन एस। तो ये हो गया फॉर्मूला। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं। ये क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद द टाइम शो स्पेसिफिक पैटर्न। किसी भी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एक टाइम पे डिपेंड, मतलब पूरे टाइम वाइज निकाले जाते हैं। जैसे कि आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, अगर पॉपुलेशन को निकालना है तो क्या होगा? पूरे एनुअल में आप एक बार ही निकाल पाएंगे, ठीक है। क्या होगा? पूरे एनुअल में क्या होगा? एक बार ही निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम, मतलब ये जो पूरा पॉपुलेशन होता है तो ये क्या है? एक टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इस टाइम पे कितना था और उस टाइम पे कितना हो गया, ठीक है। तो एक एनुअल में इसको निकाला जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं तो जो ग्रोथ मॉडल है वो 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो ग्रोथ मॉडल है वो क्या है? एक ग्राफ इसमें बनाया जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ हो रहा है, मतलब वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? जब किसी ग्राफ में जो पॉपुलेशन है या फिर कोई भी चीज है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। इसमें देखते हैं पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रोथ एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो इन्होंने डिस्कस, इसको सबसे पहले किसने डिस्कस किया? डार्विन ने, ठीक है, ठीक है।
एज मतलब किस प्रोसेस को यूज करके, नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे, ठीक है, किसके बेस पे, नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे, मतलब नेचुरल किसको सेलेक्ट कर रही है किसको सेलेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके बेस पे इन्होंने पॉपुलेशन का ग्रोथ बनाया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो चेंज द पॉपुलेशन टाइम डिनोटेड बाय टी स्मॉल टी इज इक्वल टू dn अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू rn, ओके। जहां पर n जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, ठीक है, और क्या है, स्मॉल r इज इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसका क्या है, उसे हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल r से, ओके। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल r n, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जो पार्ट होता है उसका, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। पहले हमने किसको डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, फिर सेकंड कौन सा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसको किसने डिफाइन किया, डार्विन ने। और अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो इसे किसने डिफाइन किया, वर्हर्स्ट साइंटिस्ट ने, ठीक है, किसने, वर्हर्स्ट साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसमें देखते हैं, no population of any species in the nature competition between individual for limited resources, ठीक है, जैसे fittest organism are survive reproduce, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये जो साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो है मतलब सभी पे जो नेचर है उसमें स्पीसीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे, स्पीसीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर कोई स्पीसी मतलब स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन है और फिटेस्ट की प्रोसेस मतलब कि केवल ही रिप्रोडक्शन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें फिट रहना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रगल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है ना, किसी भी चीज को पाने के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। ठीक है, इस ये अगर कंपटीशन अगर किसी भी स्पीसीज में है, ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है, क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ नहीं सकती, ठीक है। तो ये किसने बताया, वर्हर्स्ट साइंटिस्ट ने, ओके। फिर देखिए, मतलब किसी भी अगर जगह पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो क्या होगा, फिटेस्ट क्या होगा, स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो स्ट्रगल होगा तो पॉपुलेशन जो है वो मतलब स्टेबल रहेगी, ठीक है, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हर्स्ट पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये जो साइंटिस्ट ने मतलब ये जो पूरा लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया था तो उन्होंने उनका नाम क्या था, वर्हर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, वर्हर्स्ट पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, इन्होंने फॉर्मूला दिया था dn अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल rn एंड k माइनस n अपॉन k, ठीक है, ओके। तो ये पूरा फॉर्मूला इन्होंने दिया था। एक बार फॉर्मूला भी नीट के एग्जाम में पूछा गया था, तो फॉर्मूला कई सारे पार्ट में दिया गया। अगर जैसे k माइनस n अपॉन k लिखा है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, k माइनस n अपॉन n, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बना देते हैं, तो आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसको फॉर्मूला को भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, dn अपॉन dt इक्वल टू स्मॉल rn एंड k माइनस n अपॉन k, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही था, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, उसे हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।